सच ये है कि लोग अब जान गए हैं कि मोदी जी जानबूझकर मंदिर-मंदिर इसलिए भटक रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने वादों को अमली जामा पहनाने में कामयाब नहीं हो सकते। वो सिर्फ़ जो है लोगों की जो धार्मिक भावना है, उसका शोषण करना चाहते हैं और धार्मिक भावना का शोषण भी वो इसी रूप में करना चाहते हैं कि वो समझते हैं कि मंदिर जाने से ये हो जाएगा कि मोदी जी बड़े भक्त हैं। मोदी जी को लोगों को चाहिए कि जिस तरह से मोदी भगवान राम में और भगवानों की पूजा में रमे हैं, उनको राजनीति से मुक्त कर दें। दुनिया के किसी भी देश के 180 देश हैं दुनिया में, वहाँ पर किसी भी देश के राजा को आप ऐसी बेवकूफ़ी करता हुआ नहीं देखेंगे। चाहे आप जो बाइडेन के पास चले जाएँ या आप जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक के पास चले जाएँ या आप पुतिन के पास चले जाएँ या शी जिनपिंग के पास चले जाएँ। जितने भी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो सरकार चलाते हैं, उनका काम है सरकार चलाना। उनका काम मंदिर-मंदिर भटकना नहीं है। कभी चाहा कभी यानी जन्मदिन हुआ, कभी शादी हुई, कभी एक मौके पे चले गए। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अमर कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर आज आपसे पूछना चाहूँगा, एक बहुत जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, झांसी की रानी उन्हें कहा जाता है, कंगना रनौत। उनका मैं एक भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने एक कानून पास किया है चीटिंग को लेकर और उस चीटिंग से बहुत फ़ायदा होगा कानून से और कोई भी पुरुष महिलाओं के साथ चीटिंग नहीं कर सकता और स्कूल कॉलेजों में जाकर बहुत सारी वाहियात चीज़ें होती हैं, उस पर रोक लगेगी, तमाम बातें खोल गई। फिर मैंने सोचा कि इस कानून को ढूँढा जाए, ऐसा कोई कानून पास हुआ भी था या चीटिंग के नाम पे कोई और कानून है। तो मुझे पता चला कि वो कानून कोई और है और वो कानून क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दर्शकों को आप बताएँ, वो कानून कौन-सा था और ये जो मोहतरमा है, ये किस और चीज़ को लेके बोल रही हैं? देखिए, कंगना रनावत जो है देश की एक बहुत प्रसिद्ध जो है अंधभक्त महिला है। उन्होंने एक चैनल जो टाइम्स नाउ है, उसमें उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध जो है एंकर है, नोबिका कुमार। उनके शो पर कहा कि हिंदुस्तान जो है 2014 में आज़ाद हुआ था और उससे पहले 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी, तो वो आज़ादी भीख में मिली हुई आज़ादी। और मोदी जी के आने पर देश आज़ाद हुआ और उन्होंने बहुत सारी बातें मोदी जी की प्रशंसा में कही और मोदी जी ने भी उनको लगातार जो है पहले पद्मश्री दी, फिर उनको जो है 3 बार जो है राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। मणिकर्णिका एक फ़िल्म बनाई थी जिसमें वो झांसी की रानी बनी थी और तब से उनके अवचेतन में रानी की झांसी जो है एक तरह से झांसी की रानी और झांसी का राजा एक ऐसा एक मुहावरा जो है दुनिया में चल रहा है और वो इसीलिए चल रहा है कि इन दोनों को लेकर ये माना जाता है कि कुछ भी बोल सकते हैं। अक्सर होता ये है कि कंगना रनावत ने जो नया बयान दिया है, ये बड़ा अच्छा बयान है। उन्होंने कहा है कि जो मोदी सरकार ने अब के जो लोकसभा का जो सेशन था, उसमें चीटिंग को लेकर एक कानून पास किया है और ये कानून से जो महिलाओं के साथ आदमी जो है उनका जो है दुरुपयोग करते हैं, उनके साथ अवैध संबंध बना लेते हैं, उनके साथ जो है हुकअप करते हैं और उनके साथ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखते हैं और उसके बाद उनका इस्तेमाल करके उनको छोड़ देते हैं। तो इसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने जो दंड का प्रावधान किया है कि 10 साल की सज़ा मिलेगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ऐसे पुरुषों पर होगा। तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हिंदुस्तान में सरकार को चाहिए कि एक आपस में स्त्री और पुरुष अगर यौन संबंध बनाते हैं, तो उसकी जो है उसकी एक सज़ा होनी चाहिए और उस सज़ा के लिए उन्होंने ये कहा कि 10 साल की सज़ा कम है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी कम है, इसे और बढ़ाना चाहिए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की या औरत और 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति अगर आपस में कोई यौन संबंध बनाते हैं, तो उसपे भी कानूनन रोक लगनी चाहिए। तो ये सारी जो जो हम कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बार-बार कहते हैं कि किस तरह का कानून होना चाहिए, जिसके लिए वो मनुस्मृति का हवाला देते हैं। तो मनुस्मृति की सारी बातें जो है कंगना रनावत ने कही और उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज में जो बच्चे हैं, वो एक-दूसरे के साथ जो है यौन वार्ता करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, उसपे भी इससे रोक लगेगी और उन्होंने मोदी जी की बड़ी प्रशंसा की और मोदी जी ने ऐसा कहा। अब आपके मन में सवाल उठा कि ये कौन-सा कानून है कि इसे देखा जाए। तो मैंने भी जब देखा तो पता चला कि इस नाम का कोई कानून नहीं मिला। एक चीटिंग को लेकर एक कानून ज़रूर बना, जिसका नाम है पब्लिक परीक्षा और उसमें जो किसी तरह के जो
अनफेयर मीन्स होते हैं, उसको रोकने के लिए कानून 2024 में बना। 2024 जो है इसी साल का अभी जो लास्ट सेशन है लोकसभा का उसमें हुआ और उससे पहले यही कानून जो है कहाँ बना? ये बना था हरियाणा में। हरियाणा में खट्टर सरकार ने इसी नाम से, इसी तरह का एक कानून जो है 2021 में बनाया था और वो लागू भी हो गया वहाँ पर 15-16 सितंबर 2021 से। तो उसी कानून की रिपिटिशन है। अब ये कानून बना इसलिए बना क्योंकि कई राज्यों में, कई जगह आपने देखा होगा कि सार्वजनिक पदों के लिए जो परीक्षाएँ होती हैं, कभी वो पुलिस की भर्ती परीक्षा होती है, कभी रेलवे की होती है, कभी शिक्षकों की भर्ती होती है और उनके पर्चे लीक हो जाते हैं। तो सरकार ने जब इसके आंकड़े लिए, तो पता चला कि कुल जो है 17 राज्यों में ऐसा हुआ है 49 बार। और 49 बार में जो कुल मिलाकर 5 साल के ये आंकड़े हैं, यानी कि 2019 से लेकर 2024 के बीच में 17 राज्यों में 49 बार जो है ऐसी परीक्षाएँ लीक हुई और लीक होने का नतीजा क्या हुआ कि तकरीबन 2.5 करोड़ जो परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चे थे, उनकी परीक्षा नहीं हुई और उस परीक्षा के मुकाबले में अगर आप देखेंगे कि कितने लोगों को नौकरी मिलनी थी, तो वो सिर्फ़ 1,80,000 लोगों को नौकरी मिलनी। तो 1,80,000 लोगों को नौकरी लेने के लिए 2.5 करोड़ बच्चे जो है परीक्षाओं में बैठे और इस परीक्षा के लीक होने की वजह से उनका ये यानी नुकसान हुआ कि उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली और हर बार ये मामला जो है चलता है जी 6 महीने बाद परीक्षा होगी, बाद में परीक्षा होगी। अभी जो नया ताज़ा आंकड़ा है, वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस की भर्ती होनी थी, 48 लाख लोग जो है बच्चे जो थे, इस परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी कर रहे थे और उसमें जो है 60,000 पदों की भर्ती होनी थी और वो परीक्षा जो है इसी संडे को जब होनी थी तो पर्चे लीक हो गए और लीक होने के बाद जो है, वह जो डबल इंजन की सरकार है, उसने बच्चों को कहा कि डबल इंजन की सरकार का मतलब है हमें तुम्हें डबल बार जो है परीक्षा देने का मौका देंगे। तो इसलिए अब बच्चों को 6 महीने बाद, साल भर बाद जब ये परीक्षा होगी तब तक नौकरी में बैठने के लिए, परीक्षा में बैठने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कंगना रनावत ने जो ये सारी बात कही, वो ये बताती है कि उसको ये सिर्फ़ ये कि मोदी सरकार ने कुछ किया है और बिना समझे उन्होंने जो है वक्तव्य दे दिया और उससे जो है एक तरह से उनकी हँसी भी उड़ी क्योंकि उनके मन में लगातार कई बहुत सारे आदमियों को लेकर एक हमेशा गुस्सा भरा हुआ है। वो सलमान खान के ऊपर बहुत बार आपने देखा होगा कि आरोप लगाती रही हैं। उसी तरह जो है और दूसरे एक्टरों के साथ जिनके साथ उनके संबंध रहे, उनके ऊपर आरोप लगाती रही हैं। महेश भट्ट तो उनके पहले शिकार थे, जिन पे उन्होंने जो है आरोप लगाया। तो वो ये चाह रही थी कि इन सारे पुरुषों पर जो है इनको सज़ा मिले, इनको जेल भेजा जाए और इनका रिमांड हो और इनके ऊपर जुर्माना लगे। लेकिन जो सच बात है, वो ये है कि परीक्षाओं को लेकर जो राज्य सरकारों का जो रवैया है, वो ऐसा है कि वो जानबूझकर परीक्षाएँ जो है रद्द कराती हैं। आप इसमें राज्य सरकार की भूमिका को या चीफ मिनिस्टर की भूमिका को नकार नहीं सकते। अब आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि जो 50 लाख 48 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे, उन्होंने 4-400 रुपए तो जो परीक्षा का शुल्क था वो दिया। वो ही अगर आप जोड़ लें, तो वो कुल मिलाकर जो है 200 करोड़ रुपए हो जाता है। 200 करोड़ तो शुल्क दिया, उसके बाद उन बेचारों ने तैयारी की, उसके बाद परीक्षा केंद्र पर पहुँचने के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए और तकरीबन जो है युवाओं को ये उम्मीद थी कि उनकी नौकरी लगेगी, नौकरी के बाद उनका जीवन सुधरेगा और उनकी शादी-ब्याह होगी और उनका भविष्य बनेगा। वो सब चौपट हो गया और सरकारें क्या करती हैं सिर्फ़ एक बड़े से ब वक्तव्य दे देती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो पहले कहा कि ऐसी कोई हमारे यहाँ धाँधली हुई नहीं, कोई परीक्षा लीक ही नहीं हुई। जब सारे प्रमाण आ गए तो उन्हें मानना पड़ा और अब उन्होंने जो है वो परीक्षा जो है रद्द कर दी है। लेकिन जो प्रावधान किया गया है परीक्षा के इस का मामले में, वो अगर बताऊँ तो बड़ा चौंकाने वाला है। सरकार ने तय किया है कि अगर कोई लड़का या लड़की परीक्षार्थी अगर परीक्षा में चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाएगा, तो उसको 2 साल की सज़ा मिलेगी और 10 लाख का उस पे जुर्माना होगा। अगर ये ऐसा जो परीक्षा करने वाला जो प्रिंसिपल है या कोई ऑर्गनाइज़ेशन है या इंस्टीट्यूशन है, अगर वो इसके लिए ज़िम्मेदार माना जाता है, तो उनको जो है 10 साल की सज़ा मिलेगी और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा लगातार करता है और यानी जिसे ऑर्गनाइज़्ड क्राइम कहते हैं, अगर उस श्रेणी में आता है, तो सरकार ने ये पास किया है कि उनको सज़ा मिलेगी और उनका जुर्माना जो है बढ़ता रहेगा। तो एक तरह से समझिए कि 7 से 10 साल की सज़ा हर व्यक्ति को मिलेगी जो परीक्षा में इस तरह की लीकेज में मिलता है। लेकिन हरियाणा का उदाहरण ये बताता है कि अभी तक वहाँ पर एक भी एफआईआर या एक भी इस तरह का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया जिसमें किसी के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई। क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा
कि जो बच्चे परीक्षा देते हैं, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी की जो परीक्षाएँ अभी चल रही हैं या एलएलबी की परीक्षाओं में आप देखें या कॉलेजों में जो परीक्षाएँ होती हैं, उनमें भी जो चीटिंग करते हुए बच्चे पकड़े जाएँगे। जैसे कि कल मैंने कहा था कानून सख्त बनाने से देश का भला नहीं होगा। अगर कोई बच्चा परीक्षा करता हो, पकड़ा परीक्षा में नकल करता या अवैध तरीके से कोई गलत तरीका अपनाते हुए पकड़ा गया, तो उसको 2 साल की सज़ा होगी, 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चों के ऊपर कितना दबाव होगा, क्योंकि परीक्षा केंद्र में जो बच्चा होता है, उससे अगर स्कूल का संचालक या प्रिंसिपल या परीक्षा का जो इन्विजिलेटर है, अगर कोई अपनी दुश्मनी निकालना चाहे, तो उसका वो भविष्य हमेशा के लिए चौपट कर सकता है और ऐसी हालत में इन कानूनों को लेकर हिंदुस्तान में आज के समय में सरकारें बताती ही नहीं। ये तो भला हो कंगना रनावत का कि उसने ये बात की और उसने ये बात बोली, चाहे उसकी ये बेवकूफ़ी की वजह से हुई हो, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई कि दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो देश में भयंकर कानून पास हो रहे हैं। कल भी मैंने कहा था कि 1 जुलाई से जो कानून पास हो रहे हैं, वो लोगों को गुलाम बनाएँगे, जेल भेजेंगे। सरकार अपना कॉर्पस यानी जो दंड विधान है, उसका इस्तेमाल जो है टैक्स की तरह कर रही है, कि अगर किसी आदमी से आप टैक्स नहीं वसूल पा रहे, इनकम टैक्स नहीं वसूल पा रहे, जीएसटी नहीं वसूल पा रहे, तो ये भी सरकार की आमदनी का एक ज़रिया बनने जा रहा है और जो अपने आप में बताता है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, कोर्टें जो हैं, वो सरकार को टैक्स जुटाने का एक माध्यम बन गई हैं, जिस पर हम सब व्यक्तियों को सोचना चाहिए। अब जो दूसरी बात है वो और भी ज़्यादा गंभीर है कि कंगना रनावत की जो फ़ोटोआँ आती हैं, जो और चीज़ें आती हैं, वो खुद जो है जिस तरह का जीवन जीती हैं, उस जीवन को वो या तो स्वीकार करती हैं या नकारती हैं, अलग बात है। लेकिन अगर हम देश में देखें तो इस समय नौटंकी का एक पूरा माहौल बना हुआ है। एक जो फ़ोटो है वो प्रधानमंत्री जी की लगातार आ रही है, जिसमें वो दिखाते हैं कि मैं जो है देव डूब द्वारका जो है, जो कि द्वारका अगर आप जाएँगे, तो वहाँ पर जो है एक समुद्र के किनारे, एक तट पर एक जिसे ऐसी जगह कहते हैं कि ये असली द्वारका नगरी थी, ये समुद्र में डूब गई और ये समुद्र में 300 फीट्स के करीब जो है डूबी हुई है। अब उस द्वारका में जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परसों वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने स्कूबा डाइविंग की और स्कूबा डाइविंग करने के बाद उन्होंने जो है वहाँ पर ये किया कि वो मोर पंख को लेकर गए और उन्होंने हेलमेट जैसी एक चीज़ पहनी और उसके साथ जो है गोताखोर सैनिक थे या गोताखोर वायुसेना के या नौसेना के लोग होंगे। उन्होंने जो है उनको वो पूजा सी कराई और उन्होंने मोर पंख जो है वहाँ पर लगाए और आलती-पालती मारकर पूजा करने बैठ तो मुझे लगा कि मोदी जी को आलती-पालती बैठकर, ज़मीन में बैठकर ये पूजा करने का ख़्याल कहाँ से आया? तो मैं जो श्रीमद् भागवत है, जिसका आजकल लगातार ज़िक्र हो रहा है क्योंकि कल्कि महाराज जी जो है जिस मंदिर का उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया था, यानी उसकी आधारशिला रखी या यही क्योंकि मंदिर तो पहले बना हुआ था। तो वहाँ पर वो गए तो वहाँ पर उन्होंने फिर उन्हें जो है श्रीमद् भागवत गीता याद आ गई। तो भागवत में जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों का, उसमें 18वें दिन का ये ज़िक्र आता है कि जब सारे कौरव मारे गए और सिर्फ़ दुर्योधन बाकी बचा। तो उस दिन क्या हुआ 18वें दिन, सहदेव जो कि पांडवों का सबसे छोटा भाई था, उसने शकुनी मामा, जिसकी टाँग टूटी हुई थी, जो शनिश्चर का अवतार था, वो मारा और उसके बाद जो है उन सबसे डरकर जो दुर्योधन था, वो जो है एक तालाब था कुरुक्षेत्र के मैदान में जिसे खेड़ी शीशवारा तालाब बोलते हैं आज भी, उसमें जाकर वो छुप गया। पानी में जाकर वो छुप गया और जब वो छुप गया तो मिला नहीं। तो उसने क्या किया वहाँ पर जो कमल के फूल थे, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है, उसकी डंडी लेकर क्योंकि उसकी डंडी जो कमल ककड़ी जिसे हम बोलते हैं, उसे देखेंगे तो उसमें कई छेद होते हैं। तो उन छेदों के सहारे उसने मुँह में रख लिया उसे और जो अभी डंकी फ़िल्म आई थी, शाहरुख खान की, उसमें जिस तरह उन्होंने दिखाया कि नदी पार करने के लिए उन्होंने किस तरह से उस पाइप का इस्तेमाल किया, उसी तरह वो पाइप लेकर जो है उससे साँस लेता रहा। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे, जो कि इस पूरी की पूरी युद्ध की संरचना के ज़िम्मेदार थे, उन्होंने बताया कि दिव्य दृष्टि से कि युधिष्ठिर को बताया कि ये जो दुर्योधन है, ये इस तालाब में छिपा हुआ है। तो कौरवों को सारे खत्म हो गए थे, अंतिम कौरव जो था, वो दुर्योधन था। तो बाकी पांडवों ने खूब उकसाया, गाली दी, उसे कहा कि तू जो है बड़ा कायर है और वो जो है गुस्से में बाहर आया। और जब बाहर आया तो उससे पहले की कहानी सबको पता है कि श्री कृष्ण को पता था कि 18वें दिन जो है अंतिम युद्ध जो होगा, वो भीम में और दुर्योधन में होगा। क्योंकि जब सब लोगों को पता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब जो है दुर्योधन ने अपनी जांग दिखाकर
द्रौपदी को कहा था कि मैं तेरे को इस जांग पर बैठाऊँगा, और तब भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इसी जांग पर, जिस पर वो द्रौपदी को बैठाने की बात कर रहा है, इस जांग को तोड़कर मैं जो है तेरे से बदला लूँगा, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तो सारी कहानी ये है कि जब श्री कृष्ण जी को ये पता चला कि 18वें दिन जो है ये भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध होगा, तो दुर्योधन को ये शकुनी मामा ने कहा कि तू जो है अपनी माँ के पास जा, गंधारी के पास, क्योंकि गंधारी जो है जब से शादी हुई है तब से उसने अपनी आँखों पे पट्टी बाँधी हुई है, और उसके नेत्रों में इतनी शक्ति है कि वो जिस व्यक्ति को, जिस शरीर को देखेगी, वो वज्र के समान हो जाएगा। तो दुर्योधन ने किया कि वो बिल्कुल जो है नंगा होकर जो है अपनी माँ के पास गया, ताकि माँ अपनी पट्टी हटाकर जब देखेगी तो उसका पूरा शरीर जो है वज्र की तरह ताकतवर हो जाएगा। तो श्री कृष्ण वहाँ जानबूझकर पहुँचे और उन्होंने कहा कि अरे! दुर्योधन, तू इतना बड़ा होकर अपनी माँ के सामने नंगा जा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? तू जो है लंगोट तो पहन ले। तो उसने वो चड्डी या लंगोट पहन लिया, और वो जब गद्दारी के पास गया और गंधारी ने जब अपनी आँखों की पट्टी उतारी, तो उसने उसके पूरे शरीर को तो वज्र के समान कर दिया। लेकिन जिस जगह लंगोट था, वो उसका अंग जो है, अस्थि जो यहाँ पर वहाँ की है, वो सारी जो है कमज़ोर रह गई। और जब युद्ध हुआ, तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि तू इसकी जाँघ पर, यहाँ पर चोट कर, और तब उसने गदा युद्ध में जो है भीम की टाँग तोड़ दी, और भीम घायल अवस्था में वहाँ चला गया। तो आप समझिए कि 18वें दिन दुर्योधन की तरह जो है, जिस तरह से वो डरकर जो है पानी के अंदर घुस गया और वो जो है वहाँ पर छिप गया, तो वैसा ही मुझे अनुभूति आई कि ये मोदी जी जो है महाभारत और रामायण बहुत पढ़ते हैं, और इनको भी लगता है कि जो एनडीए की सरकार है, उसका अंत करीब आ रहा है, तो उन्होंने कहा मैं जाकर जो है दुर्योधन के पार्ट को दोबारा करूँ, और ये उन्होंने करने की कोशिश की, और जिसका नतीजा देश की जनता के सामने आने वाला है, ये मैं मानता हूँ। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अभी हम सबने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे हमारे गणतंत्र दिवस पर, और वो मुख्य अतिथि थे। और उसके 1 दिन पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लेकर जो है जयपुर गए, और जयपुर में उन्होंने एक खरीद कर एक जो राम मंदिर है अयोध्या में जो बन रहा है, उसका एक प्रतिकृति या नमूना, एक टॉय जैसा जो था वो उनको खरीद कर दिया, और कहा कि हमारी भेंट है अब फ्रांस की जनता के नाम। लेकिन फ्रांस के जो राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मोदी जी को उनके इस यात्रा में दिए गई यादगार का ये बदला दिया कि उन्होंने उल्टे वहाँ पहुँचकर ये तय किया कि हम जो है शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जिनकी जो पत्नी थी जिसका नाम जो था सुनंदा पुष्कर था, उसके बारे में मोदी जी ने 2014 के चुनाव में कहा था कि क्या किसी ने 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड देखी या नहीं देखी, और उन्होंने उस पे हमला भी किया। और बाद में जब सुनंदा पुष्कर की मौत हो गई, तो दिल्ली पुलिस 6 साल तक उनकी ये जाँच करती रही कि भई इसमें कहीं शशि थरूर ने इसकी हत्या तो नहीं की है। तो अब उस शशि थरूर को, जिस फ्रांस के राष्ट्रपति को हमने यहाँ बुलाया था मैक्रोन को, उन्होंने और उनकी सरकार ने जो है फ्रांस और भारत की जो मित्रता के लिए उनकी सेवाओं को उचित मानते हुए उनको लीजेंड ऑफ फ्रांस का पुरस्कार दिया है, जो भारत रत्न की तरह एक बड़ा पुरस्कार है। और एक तरह से मोदी जी जिन लोगों की आलोचना करते हैं, उन आलोचकों को मोदी जी के रहते जिस तरह से सम्मान दिया गया है, उससे साफ हो गया है कि मोदी जी की जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, वो बड़ी बिगड़ती जा रही है। और उसका एक दूसरा उदाहरण ये है कि बैंगलोर में अभी एक महिला जो अमेरिका से और ब्रिटेन में प्रोफ़ेसर हैं, वो हिंदुस्तान आ रही थी, तो उनको जो है मिसेस कौल है उनका नाम, नतीशा कौल, वो यहाँ पर जो है लोकतंत्र और लोकतंत्र के खतरों पर भाषण देना था, और कर्नाटक सरकार ने उन्हें बुलाया था। तो उनको 3 दिन तक हमने जो है बेंगलुरु को जो हवाई अड्डा है वहाँ रोके रखा, और अंततः भारत सरकार ने कहा कि हम तुम्हें भारत के लोकतंत्र पे और इसकी चुनौतियों पर भाषण देने का कोई मौका नहीं देंगे, और उस औरत को उन्होंने हवाई जहाज में बैठाकर जो है वापस जो है ब्रिटेन जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये बताता है कि हमारी सरकार जो है लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं, उन पर कोई बात करे, इसको भी पसंद नहीं करती, और उसे अपनी देश के लिए सुरक्षा या अनवांटेड पर्सोना नॉन ग्राटा जिसे हम बोलते हैं, कि अवांछित व्यक्ति मानती है ऐसे आदमियों को। और उसको, उस औरत को हिंदुस्तान ने अपना, जो मोदी जी G20 में बार-बार कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है, और अतिथि देवो भव, जो ये मोदी जी के G20 के नारे थे, उसके उलट उस औरत को हवाई अड्डे से ही हमने बाहर भेज दिया, वापस भेज दिया। और इसीलिए मुझे लगता है कि बुल्ले शाह
जो पंजाब के बहुत बड़े कवि हैं, संत हैं, तो उनकी वाणी बड़ी प्रसिद्ध है। तो उन्होंने एक जगह बड़ी अच्छी बात कही थी कि कागज़ उत्ते आग ना रखी, कि कागज़ के ऊपर आग रखोगे तो जल जाएगी। तो कागज़ उत्ते आग ना रखी, पागल ते सिर पग ना रखी। ये जो पागल होता है उसके सिर पे पगड़ी मत रखो। बुल्ले शादी मान ले सजना, बुल्ले शाह जो जिनको सुनाते हैं, उनको कहते हैं बुल्ले शादी मान ले सजना, मुल्क दा राखा ठग ना रखी। कि मुल्क का जो मुखिया है वो ठग को ना बनाना। तो एक तरह से बुल्ले शाह ने अपनी जो कहने की मुकरी जिसे हम बोलते हैं उसमें जो बात कही थी, वो आज के समय में लगता है कि हिंदुस्तान में ठीक हो रही है। और लोगों को बुल्ले शाह पे भी मुझे लगता है, अगर ये मेरी बात सुनेगी सरकार, तो कहेगी कि बुल्ले शाह की ये जितनी मुकरियाँ हैं, इन्हें पढ़ने पर भी हम रोक लगा रहे हैं। और यही ये कहेंगे कि हमने जो अभी एक ध्रुव राठी है, जिसने ये कहा कि भई इस तरह से हिंदुस्तान में तानाशाही आ रही है, तो उस पे रोक लगाने की बात हो रही है। और भारत सरकार जो आईटी एक्ट में जो इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं, वो भी यही बताते हैं कि सरकार लोगों का गला दबाने में पूरा यकीन रखती है और लोगों की आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये मेरा मानना है। लेकिन सर उनके जो एक तरह से समर्थक हैं, अंधभक्त जिसे कहा जाता है, वो तो कहते हैं कि मोदी जी को टेंशन नहीं है। वो तो 400 सीटें जीते हुए पड़े हुए हैं। बड़े-बड़े होर्डिंग दिल्ली में तमाम जगह लगाए हुए हैं कि मोदी जी को कोई टेंशन ही नहीं है, 400 आराम से जीत जाएँगे। राम मंदिर बना दिया, कल्कि जी का मंदिर बना दिया, दुबई में मंदिर बना दिया, तमाम तरह की चीज़ें पूरी कर दें। हिंदू जो है वो जाग गया है और वो सनातनी सभी हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं। देखिए, ये जो बात है आपकी, एक तरह से मोदी जी को ये विश्वास है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, वो रास्ता ठीक है। और इसीलिए मोदी जी हर दिन धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म के अलावा वो कहीं नहीं जाते। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, किसी कारखाने का उद्घाटन करते नहीं मिलेंगे, कभी आपको वो कोई ज्ञान-विज्ञान की बात नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि ज्ञान-विज्ञान का मुकाबला सिर्फ़ अज्ञान से किया जा सकता है और वो चाहते हैं कि मेरे भक्त जो है अंधभक्त बने रहें, ताकि वो जो है अंधभक्त रहकर मोदी जी का समर्थन करते रहें। क्योंकि उनके सामने जैसे ही बेरोज़गारी का मुद्दा आएगा, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परीक्षा रद्द हुई, उससे नौजवानों का दिल टूट गया। किस इस राज्य के 50 लाख अगर छात्र अगर नौकरी के जो इच्छुक हैं, अगर उनका दिल टूट गया तो समझिए कितना बड़ा उसका बवंडर हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके परिवार में कम से कम 4 लोग होते हैं। तो आप समझिए 2 करोड़ वोटर जो है उनका दिल तोड़ दिया मोदी जी ने और उसके लिए सरकार ने कोई अपनी कोई ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिसकी वजह से वो कह सकें कि इस परीक्षा के यानी लीक होने के लिए सरकार ज़िम्मेदार नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं कि नीतीश कुमार के जब वो एनडीए में अभी शामिल हुए हैं, तो उससे पहले जो तेजस्वी यादव के साथ उनकी सरकार थी आरजेडी के साथ, उस समय जो है उन्होंने वादा किया था आरजेडी ने कि 15 लाख लोगों को नौकरी देंगे और सबसे बड़ी सफलता जो है उस समय गठबंधन सरकार जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की थी उसकी यही थी कि उन्होंने लगातार लोगों को नौकरी दी, 4 लाख लोगों को नौकरी दी और 4 लाख लोगों को नौकरी देने का मतलब था लोगों में एक बड़ा उत्साह जगा, बच्चों में लगा कि भई हमें नौकरी मिलेगी, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। अब जो है नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे बड़ा पॉइंट यही जाता है वहाँ पर कि उनके राज में भी जो शिक्षक भर्ती थी, उसमें बड़े घोटाले हुए और घोटाले इसलिए हुए क्योंकि सरकार नहीं चाहती शिक्षा मिले या लोगों को नौकरी मिले। तो इस तरह से जो है नौकरी का मुद्दा, रोज़गार का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। महँगाई का मुद्दा उससे बड़ा मुद्दा है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है लोगों की जो शिक्षा है, उसको लेकर है। क्योंकि सरकार लगातार जो है अब मोदी जी ने 5 जगह जो है एम्स का उद्घाटन किया है। उद्घाटन अब किया है तो बनेगा कब? 10 साल बाद। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी जो भी काम करते हैं, वो सिर्फ़ चुनाव के दौरान जो है उद्घाटन के लिए करते हैं। मोदी जी जो है उन्होंने सिर्फ़ आधारशिला रख दी और आधारशिला रखकर समझते हैं कि लोग जो है मैंने उनके हाथ में झंडा दे दिया है, उससे वो खुश हो जाएँगे और समझेंगे कि मोदी जी ने जो कहा है वो हो गया है और होने की वजह से उनको जो है मोदी जी को वोट बम्पर वोट मिल जाएगा। लेकिन सच ये है कि लोग अब जान गए हैं कि मोदी जी जानबूझकर मंदिर-मंदिर इसलिए भटक रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने वादों को अमली जामा पहनाने में कामयाब नहीं हो सकते। वो सिर्फ़ जो है लोगों की जो धार्मिक भावना है, उसका शोषण करना चाहते हैं और धार्मिक भावना का शोषण भी वो इसी रूप में करना चाहते हैं कि वो समझते हैं कि मंदिर जाने से हो जाएगा कि मोदी जी बड़े भक्त हैं। मोदी जी को लोगों को चाहिए कि जिस तरह से मोदी भगवान राम में और भगवानों की पूजा में रमे हैं, उनको राजनीति से मुक्त कर दें। और जब मोदी जी राजनीति से मुक्त हो जाएँगे तो बड़े आराम से
वो अपना भगवा चोला धारण करके मंदिर-वंदिर घूमेंगे, पैदल घूमें, एसपीजी के साथ घूमें और सिक्योरिटी के साथ घूमें, लेकिन कम से कम देश का भला होगा। देश का प्रधानमंत्री हमें अगर ये करना हो कि हमें सिर्फ़ एक साधु को बनाना है या पुजारी को बनाना है, तो ये देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। राजा का काम या सत्ता में बैठे लोगों का काम। दुनिया के किसी भी देश के 180 देश हैं दुनिया में, वहाँ पर किसी भी देश के राजा को आप ऐसी बेवकूफ़ी करता हुआ नहीं देखेंगे। चाहे आप जो बाइडेन के पास चले जाएँ या आप जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक के पास चले जाएँ या आप पुतिन के पास चले जाएँ या शी जिनपिंग के पास चले जाएँ। जितने भी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो सरकार चलाते हैं, उनका काम है सरकार चलाना। उनका काम मंदिर-मंदिर भटकना नहीं है। कभी ग चाहा कभी यानी जन्मदिन हुआ, कभी शादी हुई, कभी एक मौके पे चले गए। लेकिन रोज़-रोज़ मंदिर मोदी जी जिस तरह मंदिर भटक रहे हैं, उसका सीधा मैसेज ये है कि मोदी जी को काम नहीं आता, मोदी जी को एक ही काम आता है कि मैं कैसे फ़ोटो खिंचाऊँ, कैसे बताऊँ मैं धार्मिक आदमी हूँ, कैसे बताऊँ कि मैं हिंदुओं का नेता हूँ और उन्हें लगता है कि मैं जो हूँ, देश को चलाने में नाकाबिल हूँ और इसीलिए कहते हैं कि जो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है कि वो जो है नाचना नहीं जानते, अपना काम करना नहीं जानते, वो सिर्फ़ जो है चाहते हैं कि लोग सिर्फ़ ये माने कि मोदी जी पुजारी अच्छे हैं, पूजा अच्छी कर सकते हैं। मैं आपको उसमें भी कहता हूँ कि पुजारी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो किसी भी श्लोक का मतलब नहीं कर सकते, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना पढ़े बिना वो श्लोक नहीं पढ़ सकते, उन्हें कोई प्रार्थना नहीं आती, उन्हें कोई चीज़ नहीं आती और ऐसी हालत में वो सिर्फ़ एक ढोंग करते रहते हैं कि मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, बड़ा दयालु आदमी हूँ, बड़ा मैं जो हूँ एक तरह से लोगों को या ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा रखता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी सिर्फ़ धर्म के आधार पर लोगों को धर्मांध बनाकर उनका शोषण कर रहे हैं और उनको पतन के गर्त में धकेल रहे हैं और ऐसी हालत में मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि जब सोमनाथ पर हमला हुआ, महमूद गजनवी जब आया, तो 17 साल तक वहाँ के जो पंडितों ने क्या किया 17 बार कि वो हर बार जाकर मंदिर में जाके बैठ जाते थे और जब राजपूत उनकी रक्षा के लिए आने को तैयार हुए, तो उन्होंने कहा तुम जाओ, हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम मंत्रों से ही जो है दुश्मन को भगा देंगे और मतलब नतीजा ये होगा कि हर बार वो मंदिर लूटा और अभी भी मोदी जी ये नहीं समझ पा रहे कि तकनीक से, ज्ञान से, विज्ञान से आप आगे बढ़ते हैं और वो जो है समझते हैं कि तकनीक का विरोध करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो सबसे बड़ा उनके बारे में जो चुटकुला है या जो घटना है, वो ये है कि चैट जीपीटी जिसको कि अब जो जेमिनी कहने लगे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उससे एक सवाल किया गया कि भई तुम बताओ कि दुनिया का सबसे फ़ासिस्ट फ़ासिस्ट नेता कौन है? तो चैट जीटीपी यानी कंप्यूटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे बड़े जो है फ़ासिस्ट व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको विरोधियों से हर तरह से नफ़रत है, वो उनको पसंद नहीं करते और उसका नतीजा क्या निकला कि भारत सरकार ने जो कंपनी जो है चैट जीटीपी यानी ये जेमिनी जीटीपी की चलाती है, चैट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको नोटिस दे दिया